दुरुस्त हर वक्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में आपका मेज़बान नजम वली ख़ान। नाज़रीन, आज की बहुत बड़ी आइनी और सियासी पेशरफ्त ये है कि ऐवान बाला से सेनेट से 27वीं आइनी तरमीम का बिल मंजूर हो गया है, जिसकी हमायत में 64 वोट डाले गए और इस मौके पर अपोजिशन की तरफ से मुसलसल एहतजाज किया जाता रहा और उनकी तरफ से कोई वोट कास्ट नहीं किया गया। और इसका एक मतलब ये भी है कि मुखालफत में कोई वोट सामने नहीं आया। इस तरह चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने जब वोटिंग का अमल मुकम्मल हुआ तो उसके बाद नताइज का ऐलान करते हुए आइनी तरमीम की मंजूरी का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान की तारीख में एक बड़ी आइनी तरमीम के तौर पर इसको याद रखा जा सकता है, जिसके नतीजे में चारों सूबों की नुमाइंदगी के साथ एक आइनी अदालत कायम की जा रही है। इसके साथ साथ हाई कोर्ट की जजों की दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र के हवाले से जो कानूनी मुश्किलात थीं या जो एतराज़ात किए जाते थे उनको दूर करते हुए भी एक बाकायदा तरीक़ाकार तय कर दिया गया है, जिसमें ख़ास तौर पे जुडिशल कौंसल को जिस तरह ऑन बोर्ड लिया गया, जिस तरह इख्तियार दिया गया, वो बहुत ज़्यादा अहम है। जब हम दूसरी तरफ आते हैं और ये देखते हैं कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा कायम किया गया है, तो हमारे सामने ये मंजरनामा भी आता है कि जब हमने 10 मई को अपनी मसल्ला अफवाज को भारत का मुकाबला करते हुए देखा, जिस तरह नेवी को तो खैर वहाँ तक तो बात ही नहीं पहुँची, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान की एयरफोर्स ने और पाकिस्तान की ज़मीनी अफवाज ने, फ़ज़ाइया ने और बरी अफवाज ने मिलकर दुश्मन का मुकाबला किया और जिस तरह कोऑर्डिनेशन का मुजाहरा किया गया और इसके साथ ही ये कोऑर्डिनेशन नेवी के साथ भी थी, तो ये ज़रूरत महसूस की गई कि इस रब्त को बढ़ाया जाए और इसको बाकायदा एक सूरत दे दी जाए। उसके नतीजे में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा वक़्त की ज़रूरत समझकर इसको तख्लीक किया गया और इसके साथ ही ये फैसला भी हो गया कि चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा जनाब जनरल साहिर शमशाद, चूँकि उनकी बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत इज़्ज़त है, जब तक वो अपने ओहदे पर मौजूद हैं तब तक ये ओहदा बरकरार रहेगा और उनकी रिटायरमेंट के बाद ये ओहदा भी ख़त्म हो जाएगा। जब हम देखते हैं कि ये मौजूदा चैलेंजेस हमारे सामने जो हैं, हम हाइब्रिड जंगों की बात करते हैं, हम कसीरुल जहती ख़तरात जो हैं उनकी बात करते हैं, तो एक मुतहदा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम का क़याम एक कौमी ज़रूरत समझी जा सकती है। ऐसे में ये ज़रूरी था कि अपोजिशन की तरफ से भी बाकायदा तौर पर बहस में हिस्सा लिया जाता, तजावीज़ पेश की जाती। इस अमर से इनकार नहीं किया जा सकता कि अपोजिशन का इख्तलाफ हक है और वो इसके खिलाफ भी वोट दे सकती है, लेकिन हमने बहुत मरतबा ये देखा है कि अपोजिशन की तरफ से जब बहस की गई, उसकी तरफ से तजावीज़ दी गई, तो कई मरतबा ऐसा हुआ कि उसकी तजावीज़ को तस्लीम किया गया, कबूल किया गया और उनको बाकायदा तौर पे चाहे वो कानून साजी है या वो आइन में तरमीम है, उसका बाकायदा हिस्सा बना लिया गया। लेकिन इसके मुकाबले में एक ऐसा रवैया रखना कि हमने किसी भी चीज़ को सुने बगैर ही और उस पर डिबेट किए बगैर ही उसको मुस्तरद कर देना है, इसको ना तो जमहूरी कहा जा सकता है ना ही सियासी कहा जा सकता है। आज मैं ये समझता हूँ कि अगर अपोजिशन अपना आइनी किरदार अदा करती, वो किरदार जिसके लिए उसको मुंतखब किया गया है, तो इसके नतीजे में ज़्यादा बेहतर एक इंतखाबी जमहूरी माहौल जो है वो भी होता। हम ये देखते कि जब वोटिंग हो रही होती उससे पहले इसके प्लस माइनस सारे सामने आ जाते, लेकिन इस वक्त जो है अपोजिशन की तरफ से सिर्फ़ और सिर्फ एजेंडे की कापियाँ उड़ाई गई, एहतजाज किया गया, वॉकआउट किया गया। ऐवान बाला में जो आज हुआ उसके साथ ही हम पूरी तरह उम्मीद रखते हैं कि कल कौमी असम्बली में जब ये आइनी तरमीम पेश की जाएगी तो वहाँ पर हुकूमत के पास वाज़िया 2/3 अक्सरियत मौजूद है, तो वहाँ पर भी ये आइनी तरमीम मंजूर हो जाएगी। लेकिन इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं, इसकी ज़रूरत क्या है, इस पर डिबेट के लिए मैं बहुत ही मशकूर हूँ। जो मेरे साथ यहाँ पर पैनल मौजूद है मैं उनका तारुफ करवा रहा हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ राना ज़फ़र इकबाल एडवोकेट का, आप सदर मुस्लिम लीग नून लायर्स फोरम पंजाब के, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। और इसके साथ ही मैं जनाब अवैस अहमद भट्टी का भी शुक्रगुजार हूँ, आप इंसाफ लायर्स फोरम के रहनुमा हैं और इसके साथ साथ
साथ जब हम पंजाब बार कौंसिल के इलेक्शन की बात करते हैं, आप टॉपर्स में शामिल हैं, अभी हाल ही में जीते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अवैस साहब हमें यहाँ पर प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ ही इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार कुरबान बलोच भी ज्वाइन कर रहे हैं, जो इस तमाम अमल को करीब से देखते रहे। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले तो राना साहब, ये जो तरमीम आ चुकी और अब कौमी असम्बली में इसकी मंजूरी होनी है, थोड़ा सा मरहला बाकी रह गया, क्या इसके प्लस पॉइंट हैं, क्या इसका फ़ायदा होने जा रहा है हमारे सियासी अमल को, जमहूरी अमल को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नजम वली खान साहब और अवैस भट्टी, नौजवान वकील और अभी इलेक्शन जीते हैं, इन्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो। वकला के अंदर एक जमहूरी अमल चलता रहता है, सारा साल चलता रहता है और बड़े एमिकेबली और बड़े अच्छे ऐसन तरीके से हम लोग इलेक्शन लड़ते हैं और उसके रिज़ल्ट पे जो है देखते हैं, फिर उसको वॉच करते हैं और उसके नतीजे में जो रिज़ल्ट आता है उसे हम कबूल भी करते हैं। और ये अमल जिस कदर जमहूरी तरीके से वकला में हो रहा है और ये आहिस्ता आहिस्ता अब महसूस होता है कि जनरल पॉलिटिक्स में भी ये रिवाज पाएगा। हमारे प्रेस क्लब भी देख लीजिए आप, जितने नेशनल प्रेस क्लब के भी यही सूरत हाल है, कराची का है, इंतखाबी अमल चाहे माशाल्लाह लगा वो जारी रहता है और एक जमहूरी अमल है। मैं यही बात कह रहा था कि हमें जमहूरियत में जो है मुकाबला करना चाहिए, चलना चाहिए, मिलके चलना चाहिए, डिबेट करनी चाहिए। आज जो कुछ हुआ, जिस तरह सेनेट में बाइकाट हुआ, आप नहीं समझते कि अगर मुखालफत होती और डिबेट होती कुछ नए पॉइंट सामने आते? देखिए, ये जो बाइकआउट किया है और ये किया है, ये एक राह फरार अख्तियार किया है पब्लिक को एक पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए कि जी हमने तो इसकी मुखालफत की थी। असूल ये है कि कानून एक बनता है, एक दानिश्वर जो हैं, जो मुफक्कर हैं, जो कानूनदान हैं, वो कानून को में मुसलसल तब्दीली के अमल के साथ वाबस्ता होते हैं। और कानून ऐसी चीज़ है कि जिसके अंदर ये गुंजाइश रखी गई है कि उसके अंदर ज़रूरत के तहत तब्दीलियाँ होती रहती हैं, माँ सिवाय उन कवानीन के जो कुरान पाक में या इस्लाम ने तय कर दी हैं, जैसे विरासत का कानून है, कुछ और कवानीन है। उनके अलावा जितनी ज़रूरत के तहत ज़रूरत पड़ती है उस पे लोग दानिश्वर और जो अहले फ़िक्र तबका है, कानून से वाबस्ता तबका है, वो उस पर काम करता रहता है और उसमें बेहतरी की गुंजाइश लाते रहते हैं। पूरी दुनिया में यही तरीक़ाकार होता है। ये बिल आया और ये बिल एक बड़ा मुफस्सल बिल है, बड़ा इसके असरात दूर रस असरात मुरतब होंगे, 48-49 तो शिके हैं। तो इस पे मुझे ये तवक्को थी कि पार्लियामेंट के अंदर सेनेट में आ गया है और सेनेट में बड़े ही जय्यद लोग बैठे हैं, बड़े दानिश्वर लोग बैठे हैं, तजर्बाकार लोग बैठे हैं, हर पार्टी का बंदा बैठा है वहाँ पे और तमाम सूबों की बराबर नुमाइंदगी है वहाँ पे। तो वहाँ पे एक एक शिकवार इस पे बहस होगी, आर्गूमेंट्स होंगे, पब्लिक देखेगी, लोग देखेंगे कि ये जो शिकाई है आया ये रियासत पाकिस्तान के लिए और अवाम पाकिस्तान के लिए बेनिफिशियल है, इसका फ़ायदा रियासत को होगा, रियासत इससे मजबूत होगी और अवाम को भी इसके समरात मिलेंगे। मगर उन्होंने बाइकाट करके, कापियाँ फाड़ के, कापियाँ लहरा के एक राह फरार अख्तियार की है। ये राह फरार उन्हें अख्तियार नहीं करनी चाहिए थी। अब पब्लिक को क्या पता? वज़ीर कानून कह रहे थे कि सबसे अहम नुक्ता इसका आईनी अदालत का क़याम था। आईनी अदालत का क़याम क्यों ज़रूरी समझा गया, फ़ायदा क्या इसका? देखें, अब आईनी अदालत का क़याम क्यों ज़रूरी है? पाकिस्तान में पेंडेंसी ऑफ केसेस इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोगों को 40-40, 50-50 साल तक इंसाफ नहीं मिलता। दादे ने एक केस फाइल किया, मैंने अभी एक केस किया जो 1960 में वो डिग्री हुआ था लोअर कोर्ट से, मेरे शहर से, लोधरा से। अच्छा, उसकी अपीलें चलती 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 सुप्रीम कोर्ट में अभी इस 2025 में जाके वो आपने 1960 का है, 1960 में और इसका मतलब ये हुआ 65 बरस और 65 इयर्स। हाँ, 1960 65 और 60 के दरमियान जब वहाँ पे कोर्ट गई थी, पहली 67 में गई थी शायद या 68 अच्छा, में। वो हमारे जो जज साहब थे वहाँ पे, वो आजकल वकालत करते हैं, बुजुर्ग हैं बड़े, तो उन्होंने वो फैसला लिखा था। तो उन्हें रिटायर हुए भी मेरे ख्याल है 20 साल से ज़्यादा हो गए हैं। तो उस केस में अब जाके फैसला हुआ, तो इतनी तीसरी नस्ल आ गई, तो इसलिए पेंडेंसी को दूर करना भी ज़रूरी था। दूसरा, हमारा ज़्यादा वक्त जो है वो आइनी अमूर पे जो है ना, मामलात पे, वो अदालतों में सर्फ हो जाता है
और उसकी वजह से जो आम पब्लिक के राइट्स हैं वो इंजर्ड होते हैं, और उन राइट्स के हिसाब से उन्हें जो है ना, उनको जो राइट वक्त पे मिलना चाहिए वो वक्त गुजर जाता है, वो चीज़ें मिलती भी हैं तो बेअसर हो जाए, उनकी वो पोजीशन नहीं रहती। तो इसलिए ये ज़रूरी था कि एक हिस्सा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को देखे, जिसे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को देखेगी। अब उनके पास और काम नहीं है, उनके पास फुल टाइम काम यही होगा। बाकी जो जज साहबान बैठे हैं वो दीगर अमूर जो हैं, जितना अपीलेट वर्क वहाँ पे आ रहा है, जो चीज़ें वहाँ पे आ रही हैं, वो सबको देखेंगे, और अब उम्मीद है कि उसके फैसले जो है ना जल्दी होंगे। एक तो बड़ी वजह ये है। दूसरा ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है ना वो एक ऐसी कोर्ट है जो बाकी सारी चीज़ों को गवर्न करेगी। नीचे की अदालतों को भी, पूरे मुल्क के मामलात को एक तरह से वो देखेगी, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक देखेगी। उसमें जजेस की तादाद तमाम सूबों से बराबर है। अब ये देखें कितना बड़ा एक बेनिफिट दिया गया है छोटे सूबों को कि उनकी भी बराबर की तादाद जजों की वहाँ बैठी होगी। उनके जो राइट्स की बात होती है, उनके जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात होती है, और वो जो कहते हैं हमें डिप्राइव किया गया है, वो सारे मैटर्स मतलब कि सेनेट की तरह एक और प्लेटफॉर्म एक ऐसा मिल गया जहां पर चाहे बलूचिस्तान है और उसकी आबादी चाहे 1.5 करोड़ है, लेकिन वो बिल्कुल उसी तरह मुकाबले पर यकसा नुमाइंदगी रखता है उस पंजाब की जिसकी 13-14 करोड़ है। जी बिल्कुल, वो वैसे ही बराबर की अख्तियार रखेंगे, बराबर का उसमें राइट होगा। कॉन्स्टिट्यूशन पे सब लोग मुत्तफिक हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन के इत्तफाक की वजह से मुल्क स्ट्रेंथन है, और मुल्क स्ट्रेंथन है, रियासत स्ट्रेंथन है, और मुल्क के अंदर फिर मईशत भी स्ट्रेंथन हो जाएगी, फिर बाकी चीज़ें भी, डिफेंस स्ट्रेंथन हो गया। तो ये सारे सूबों के साथ एक अच्छा राब्ता और एक अच्छा सिस्टम डेवलप हो जाएगा, जिससे आपस में हम आंगी बढ़ेगी। और वैसे भट्ट साहब, क्या ये अच्छा होता कि अपोजिशन की तरफ से बाकायदा डिबेट की जाती, मुतबादिल तजावीज़ दी जाती, कहा जाता कि नहीं इस चीज़ को इस तरह कर लें, इसको ऐसे बेहतर कर लें, हाँ इस चीज़ को हम मुकम्मल मुस्तरद करते हैं, वो भी कह दिया जाता। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये कह कर देना कि हमने बाइकआउट करना है, ये कोई इंसाफ नहीं हुआ मेरे ख्याल में कानून साजी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नजम भाई बहुत शुक्रिया आपका। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करूँ राना जफ़र साहब का, आपका और बाकी जमहूरी ताकतों का कि जिन्होंने बड़े खुले दिल के साथ मुझे यहाँ पे बड़ा बकअप भी किया, मुझे कंग्रेचुलेट किया। मैं इंतहाई मशकूर हूँ सर आपका, और आपके फोरम का भी कि आप लोगों ने जिस मोहब्बत का इजहार किया सर, थैंक यू जी। और पूरी हमारी जितनी भी जमहूरी पार्टीज़ हैं उन सब का बहुत शुक्रिया कि आपने अपने दोस्त के लिए, भाई के लिए आपने बड़ी मोहब्बत भरे पैगाम दिए। देखिए आप जो नजम भाई जो बात कर रहे हैं कि जी कितना ही अच्छा होता कि तमाम जो आपके अपोजिशन के लोग हैं इसमें हिस्सा लेते। देखिए आप नहीं जानते कि कितनी हैसल के अंदर, क्या ये कमेटी के अंदर जब ये बिल मौजूद था उस टाइम किसी ने कोई परवाह नहीं की। आप उनको बुलाते, आप जब ये बिल कमेटी के अंदर मौजूद था वहां पर उनके साथ डिस्कशन का टाइम नहीं दिया। जिस हैसल के अंदर इन्होंने इसको पेश किया और पेश करके आप इनको पास करवाने की कोशिश की। देखिए कमेटी के अंदर सजेशंस लेते ना आपने, अगर इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनानी थी, देखिए ये तो पहले डिसाइड कर चुकी हुई गवर्नमेंट की फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनानी है। कितना ही अच्छा होता कि ऑन बोर्ड लेते अपोजिशन को भी, आप कमेटी के अंदर उनसे सजेशंस लेते। पहले जैसा 26 अमेंडमेंट से पहले उन्होंने उस वक्त भी इस तरह किया, अब 27th अमेंडमेंट तो ये उस टाइम, लेकिन एक बात माने 26वीं तरमीम के मौके पर भी एक बड़ी लंबी चौड़ी डिबेट हुई थी पॉलिटिकल पार्टीज के। जेयूआई ने जितनी ज्यादा इसके ऊपर डिबेट की थी, और उस वक्त जो आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पे आए थे। नजम भाई देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जो कहानी है ना जेयूआई की, उस टाइम जो हुआ और जेयूआई को जिस तरह उन्होंने ट्रैप किया, आज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच तो बेंच से आज फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरफ आ गए। आपने क्या आज इस जो 27th अमेंडमेंट के जरिए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की, जब आपने एक कंपोजिशन के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को सुप्रीम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बना के रख दिया है। आपने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के कंपोजिशन देखे, आपका जो चीफ ऑफ एफसीसी है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, वो सारी चीजों के हायरार्की के अंदर वो टॉप ऑफ लिस्ट आ गया। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट की वैल्यू ही डी वैल्यू कर दी गई। आप एक आपने पैरेलल वो कोर्ट खड़ी कर दी
जिसको एग्जेक्टिव जो है नहीं, इसमें एक बात बताइएगा, ये तमाम मुकदमात एक मिनट आप जो एक्सप्लेन कर रहे हैं, चूंकि मैं स्टूडेंट ऑफ लॉ और स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म और स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स के तौर पे, ये मुझे बताइएगा क्या सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के बाद मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे आप? बिल्कुल जाएंगे। नहीं तो फिर आप अभी कह रहे हैं खत्म कर दी, किस तरह? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है ना सर, नहीं वो मुकदमात कहाँ जाएंगे मुझे बताएं। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जाएंगे। तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट तो हाई कोर्ट पाकिस्तान के अंदर जाएंगी ना। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हाई कोर्ट से ऊपर हो गई ना। बिल्कुल है, बिल्कुल है, कोर्ट हुई ना। आप मुझे बता दिए फाइनल होगा ना। बिल्कुल ऐसा ही है। आपने ये मैं उस साइड पर नहीं आ रहा, मैं जो बात करना चाह रहा हूं, आपने फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट उस इदारे के पैरेलल आपने एक इदारा खड़ा कर दिया, ठीक है। आपने जब वो डिवीजन ऑफ वर्क हो गया ना। देखिए डिवीजन ऑफ वर्क क्या है कि आपने इंपावर कर दिया, एक और इदारा साथ लाके खड़ा कर दिया जो कि आपके इंडिपेंडेंट जुडिशरी के ऊपर सबसे बड़ा हमला है। आपने क्या किया कि एक एग्जेक्टिव, उसे आप जुडिशरी नहीं समझेंगे, क्या आप उसे अदलिया नहीं समझेंगे? बिल्कुल समझेंगे। मुझे आप बताइए क्या एक अम्ब्रेला जिसका नाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, जो कि पहले अपील्स भी सुनता है। अभी राणा साहब ने एक बड़ी दलील दी थी, उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल जितने मुकदमात होते थे उनके ऊपर अवैध सारा वक्त सर्फ हो जाता था। देखिए आपने एक हायरार्की चेंज कर दी, क्या कितना ही अच्छा होता है। एक बेंच काम कर रहा था, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच काम कर रहा था, कितनी अच्छी चीज थी कि आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच काम कर रहे हैं, आपने उसके पैरेलल एक ऐसा इदारा खड़ा कर दिया जिसकी अपॉइंटमेंट भी एग्जेक्टिव खुद करेगी, उसकी ट्रांसफर और पोस्टिंग भी एग्जेक्टिव खुद करेगी, उसकी एज लिमिट आपने 68 ईयर्स रख दी ताकि वो आपके ताबे रहे, और कभी कोई ऐसी हैंकी फैंकी वो आपकी नहीं मानता तो एग्जेक्टिव की बात नहीं सुनता तो आप उसको ट्रांसफर कर देंगे। जब वो ट्रांसफर नहीं होगा तो आप वो रिटायरमेंट नहीं, वो तो हाई कोर्ट के जजों के हवाले से ट्रांसफर तो मेरे ख्याल में गड़बड़ हो गई, गड़बड़ नहीं हुई, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर जो अपॉइंटमेंट है वो एग्जेक्टिव करेगा। कोर्ट के जज ट्रांसफर नहीं हो सकते। देखिए नीचे भी देखिए, जब आप ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट के जजेस की करेंगे, जब कोई एक आपकी बात नहीं मानेगा, आपने तो देखिए आपने प्रेशर कर दिया ना इंडिपेंडेंट जुडिशरी को, वैसे खत्म कर दिया। मैं एक सवाल कर लूं, वैसा एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, क्या आप ये समझते हैं कि एक जज जो कि लाहौर हाई कोर्ट में लगे और वो सारी उम्र लाहौर हाई कोर्ट में ही लगे रहें, कहीं और जाए ना, वहीं पर बैठे रहें, इससे बड़ी गलत चीजें भी तो हो जाती है ना। देखिए जाना चाहिए ना जजों को। पाकिस्तान 1973 जाना चाहिए ना। देखिए 1973 के अंदर जो इनेक्टमेंट है उसके मुताबिक जो आज चल रहा है वो बिल्कुल ठीक था, ठीक है। अगर आपने देखिए इम्पार्शियलिटी है ना, इलामा इकबाल ने कहा था, देखिए इलामा इकबाल ने कहा था, इलामा इकबाल ने कहा था, इससे बड़ी क्लियर है। इलामा इकबाल ने कहा था, आईने नौज से डरना, तर्जे कहन पे अड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की जिंदगी में। वे फंस जाते हैं जब जो था जो है वो बस सारा ठीक है। मैं थोड़ा सा पॉलिटिकल तबसरे के लिए, आज सेनेट में क्या हुआ, किस तरह हुआ, कल कौमी असेंबली में क्या होने जा रहा है, कुर्बान फरोज साहब क्या किस तरह हुआ, सारा कुछ आपने देखा, कल क्या होने जा रहा है? जी बहुत शुक्रिया नजम। कल कौमी असेंबली में आईनी तरमीम का मसवदा पेश होगा और कौमी असेंबली का एजेंडा जारी कर दिया गया है और वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कल बिल पेश करेंगे और यकीनी तौर पर वहाँ भी बिल ये आईनी तरमीम मंजूर हो जाएगा। जहाँ आप दोस्त जो डिबेट कर रहे थे तहरीक इंसाफ के हवाले से, तो मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ हो या कोई भी अपोजिशन जमात, उसके हवाले से मुझे साबिक वजीर खजाना डॉक्टर हफीज शेख का एक जुमला याद आ रहा है। वो कहते थे कि किसी भी फोरम को छोड़ जाना ऐसा है कि जंग के मैदान से आपका भाग जाना। मुझे पता नहीं है, समझ नहीं आती कि तहरीक इंसाफ जिसके पास सारे पार्लियामानी फोरम में, वो पंजाब असेंबली हो, वो सेनेट हो, वो कौमी असेंबली हो, वहाँ उनके पास मजबूत एक स्ट्रेंथ मौजूद है। न सिर्फ अब
पहले भी जब तहरीक इंसाफ के बानी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद मंजूर हुई थी तो तहरीक इंसाफ ने फोरम छोड़ दिए थे, कौमी असेंबली से इस्तीफा, पंजाब असेंबली से इस्तीफा, और फिर क्या नतीजा निकला? नतीजा ये निकला कि असेंबलियां चलती रहीं और 6-8 महीने तक उनको बाहर बैठ के ये सारा कुछ करना पड़ा। अब भी बजट का सेशन देख लें, बायकाट करना है, शोर करना है, कोई तजवीज़ नहीं देनी, और आज भी यही कुछ हुआ। मैं समझता हूं कि कौम जो भी वोटर हैं वो तहरीक इंसाफ को, मुस्लिम लीग नून को, पाकिस्तान पीस पार्टी को, JUI को, ANP को वोट इसलिए देती है कि आप पार्लियामान में जाके हमारी नुमाइंदगी करेंगे, मुल्क के मफादात में जो काम है उसकी फेवर करेंगे, अगेंस्ट होंगे तो उसकी मज़ाहमत करेंगे, लेकिन उस फोरम को आप यूटिलाइज करेंगे। अगर आप उस फोरम को यूटिलाइज नहीं करते तो इसका मतलब है कि आप अपना फर्ज नहीं निभा रहे जिसका जो कौम ने आपको सौंपा है। मैं इस चीज को इस तरह देखता हूं। मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि PTI जो भी जमात आज ये पोजीशन से अगर वहां वॉकआउट करके बायकाट करके चली गई, ये अक्सरियत मौजूद थी और बिल मंजूर हो गया और बिल अनअपोज मंजूर हुआ। आप वहां खड़े रहते, आप कौम को बताते कि ये चीज इससे बेहतर है जो हम दे रहे हैं, हुकूमत ने जो भी नुकात दिए हैं उससे हम बेहतर इस मुल्क के लिए, इसके मफाद के लिए, इसके दिफा के लिए, और बाकी जो भी तरामीम वो हाई कोर्ट्स के हवाले से हों, वो आईनी अदालत के हवाले से हों, वो जजेस के तबादले के हवाले से हो, अगर आप नहीं देते तो फिर ये आगे चलकर आपके लिए बहुत मुश्किल है कि आप किसके बुनियाद पर उनको तनकीद का निशाना बनाएंगे, कौम को क्या आप मैसेज देंगे। तो इसलिए ये फोरम्स पार्लियामान जहां आप मैं समझता हूं कि ये अब किसी को बुरा न लगे, मैं तो ये कहूंगा कि आप पार्लियामानी फोरम में बैठे हैं, आप बैरूनी दौरों पे जाते हैं, उसके मजे लेते हैं और आप बैरूनी दौरे भी करते हैं, लेकिन जहां जब कोई इशू आपके पार्लियामान में यहां आ जाता है तो आप उठ के घर चले जाते हैं। तो ये किसी के मफाद में है, न मुल्क के मफाद में है, न दो मीठा हापअप और तनख्वाहें ले लेना एक बड़ा अहम वैसा आपने इधर एक पॉइंट उठाया उनका, और ये लोगों के जहनों में कंफ्यूजन पैदा भी हो रही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ऊपर बालादस्त कोई अलहदा सुप्रीम कोर्ट कायम करी गई है जो उससे कुछ इस किस्म का तासुर दिया जा रहा है? पोजीशन क्या है ईरान साहब? देखें, इसमें एक बड़ी साफ सी बात है कि कानून की दुनिया में सबसे ऊपर कौन सा कानून है? आईन पाकिस्तान है। सही, आईन पाकिस्तान के तहत जो फैसले होंगे वो सब पे लागू होंगे। अब उसके अलावा CPC के, CRPC के या दूसरे टैक्स के या दूसरे मामलात के जो फैसले होंगे वो फैसले कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर तो लागू नहीं होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन सब फैसलों के ऊपर लागू होगा। सही। और इसलिए जो फैसले कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट करेगी वो फैसले सब पे लागू होंगे वो। लेकिन जो फैसले सुप्रीम कोर्ट दीगर केसों में करती है, अब वो एक सिविल का केस सुन रही है, करते करते वहाँ पे जज साहब बीच में कोई और चीज़ लिख देते हैं तो वो चीज़ इररेलेवेंट है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर गालिब आए, वो कॉन्स्टिट्यूशन को मतलब डिस्टर्ब करे। तो इसलिए उनके फैसले कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट पे लागू नहीं हो सकते, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के यानी कॉन्स्टिट्यूशन के फैसले सब पे लागू होंगे। ये बड़ी सीधी सी बात है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये चूंकि खुद कवर करता है सारी चीज़ों को और उसका इतलाक होता है, तो फिर वैसा कॉन्स्टिट्यूशन को ये हावी होना चाहिए ना, बालातर होना चाहिए कि मातहत चीज़ों को बालातर कर दिया जाए, क्योंकि आप नाराज हैं, शिकवा है आपका। सर देखिए, मेरा कोई शिकवा नहीं है। हाँ, मेरा कोई शिकवा नहीं है, नाराज है ना आप। मेरे मुझे ये बता दिया जाए हाँ जी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के अंदर जो इंपावर किया गया है और एपेक्स कोर्ट का दर्जा दिया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, आज उसकी वैल्यू क्या छोड़ी आपने ना? आपने उसके पैरेलल एक वो इदारा खड़ा कर दिया जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के अंदर, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक जज की रिटायरमेंट एज यही से अंदाजा लगा 65 ईयर पे खत्म हो जाती है। अच्छा, और क्या वो इदारा उससे बड़ा नहीं होगा जिसका
जिसके अच्छा, ऐसा नहीं होता था, ऐसे नहीं होता था कि हमारे आईनी मुकदमात जो हैं या सियासी मुकदमात जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सारी तवज्जो ले जाते थे, सारा वक्त ले जाते थे, हम मीडिया पर डिस्कस। हम मुझे बताएं, मैं आप कितनी दफा प्रोग्रामों में आते हैं, हम कितनी दफा प्रोग्राम में आप बताइए, आप एक अच्छे लाए हैं, आप कितनी दफा मुझे आप एक बताइए किस चीज को डिस्कस ये करते एक हैं? इंस्टीट्यूट है जी ये एक इंस्टीट्यूट है, इसके अंदर मुख्तलिफ ब्रांचेस बनाई जा सकती है ना, तो बन गई ना, पहले बनाई हुई थी ना आपने कि जी आप तो उसके भी मुखालिफ थे। बिल्कुल मुखालिफ। देखिए आपने सिविल केसेस देखिए अच्छा मुझे बताइए, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को वोट दिया था? देखिए बिल्कुल नहीं दिया, नहीं दिया, बात खत्म हो गई। एक नहीं बड़ी दिया। सीधी सी बात है, नहीं दिया। एक देखिए नजम भाई, बात ये है कि ये जो पार्लियामेंट है, सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट हमेशा रहती है और होनी चाहिए, यही हमारा मुतालबा हमेशा से आ रहा है। मैं तो इनसे अब ये रिक्वेस्ट पार्लियामेंट करूंगा। के अंदर जो लोग बैठे हैं, जो लोग पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं, अपोजिशन के बैठे हैं, पीटीआई के बैठे हैं, उन लोगों पे क्या फर्ज नहीं था कि जब मसवदा आया है वो एक एक शिक के बारे में या उससे बेहतर शिक देते या उसे कबूल करते या कहते कि ये शिक गलत है और इसको बीच में से माइनस करें? ये उनकी ड्यूटी नहीं थी, ये उनकी ड्यूटी थी। देखिए मैं बैठा हूँ एक आम वोटर, सेनेट में जो लोग बैठे हैं इनडायरेक्ट वो मेरे वोट से बैठे हैं। मैंने एक एमएनए को वोट दिया, उसने वहाँ जाके इसहाक डार साहब को वोट दिया, इसहाक डार साहब वहाँ आ गए। मैंने एक एमपीए को वोट दिया, उस एमपीए ने यहाँ आके पंजाब में आज़म नज़ीर तारड़ को वोट दिया, आज़म नज़ीर तारड़ साहब वहाँ बैठे हैं। इट मीन्स कि मेरी नुमाइंदगी या मेरा जो एमपीए जीत के आया या मेरा जो एमएनए जीत के आया, उन्होंने आगे वोट दिए और हमारी इनडायरेक्ट नुमाइंदगी सेनेट में चली गई। सेनेट में इंतहाई कॉम्पिटेंट लोग बैठे हैं, तो वहाँ पर हक बनता था, पूरी कौम को बताया जाता कि भाई इसमें ये हो रहा है। अब मीडिया के ज़रिए, आप कहते हैं मीडिया के ज़रिए, तो हमें ये बताना चाहिए कि पाकिस्तान की जो कौम थी, जो रियासत थी, जो लीडर्स थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह अब इतने बहादुर हो गए हैं, इतने एक्टिव हो गए हैं कि जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो घबराते नहीं है और लॉन्च कर देते हैं कि जी ये चीज़ है, ये लें। हम यहाँ डरते रहते थे कि इंडिया ये कर देगा, इसराइल ये कर देगा, फलां ये कर देगा। आज हमारा डर ऐसा निकाला हमारी लीडरशिप ने, हमारी फौजी लीडरशिप हो, हमारी एग्जेक्टिव हैं, हमारी सियासी जमातें हैं, ऐसा डर निकाला कि अब पूरी दुनिया में ये बात जा रही है। अब ट्रंप साहब ने कह दिया कि 7 की बजाय 8 हो गए, निकल गया है ना। अच्छा अब रह गया, आज आपने इस अमेंडमेंट अब रह गया, जारी निकाल दिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में देखिए आपको क्या होगा, रगड़ा होगा जी वहां पे कुछ नहीं होगा। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में कुछ नहीं होगा, यही होगा कि सुबह समात होगी। वैसे बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। क्या आपको पहले रगड़े की शिकायत नहीं है? पहले आप मुतमईन हैं? पहले ना आप पहले पे खुश हैं, ना आपने पहले वोट दिया, ना आप खुश हैं। वही जजेज हैं। मुझे बताएं पीटीआई को खुश कैसे किया? मैं खुश कैसे किया जा सकता है? अच्छा दूसरी बात, मेरा एक शिकवा ले लीजिए, एक शिकवा ले लीजिए। देखिए तमाम चीजें चलती रहती हैं, लेकिन एक रियासत का, एक मुल्क का, एक कौम का दिफा तो सबका होता है ना। इंडिया हमला करेगा, वो बम फेंकेगा, वो मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी, जेयूआई किसी की तकसीम तो नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं। वो तो अचकज़ई साहब पे भी अगर आएगा तो वो उनको भी उसी तरह बराबर है, वो तो बराबर है। तो क्या ये इज्जत आई है? क्या ये अच्छा ना होता कि आप जब दिफाई अमूर के ऊपर कानून साजी हो रही थी, कम से कम उसमें तो शामिल हो जाते हैं? देखिए हम लोग कभी ऐसी चीजों से भागने वाले नहीं हैं और ना ही हम लोग, देखिए हम लोग तो कहते हैं हमें कोई ऑन बोर्ड ले तो सही ना। नहीं आप ऑन बोर्ड कभी बोर्ड में आ गए, सेनेट में जब कमेटी है टेबल हुआ है वहां पे। देखिए राना साहब आपको भी पता है जिस हैसल में ये उन्होंने कल इन्होंने किया क्या किसी पार्टी को ऑन बोर्ड लिया, किसी हमारे पीपल्स पार्टी ने बाकायदा तौर पे इस पे अपनी का हिस्सा है, पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट का हिस्सा है। उन्होंने तजावीज दी, देखिए उन्होंने तजावीज दी, उन्होंने अंदर से अवार्ड में निकलवाया। मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, अपोजिशन की बात कर रहा हूं, मैं अपोजिशन की बात कर रहा हूं। सेनेट में अपोजिशन की सजेशन टेबल हो गया, देखिए जब आप हमें वहां पे मौका नहीं देंगे, हम मीडिया पे आके बात करेंगे। आपको एक लगा कि चलें जी हमारी गलती मान लीजिए हम लोग नहीं गए, क्या चेयरमैन सेनेट का काम नहीं बनता
अगर एक बंदा नाराज है और मीडिया के ऊपर आके बात करे तो उसको कोई ऐसी कमेटी तो बना देते ना, कमेटी कोई जाके लाइजोन कमेटी बनाते, उनके साथ अच्छा उनके अच्छा रिलेशन, सर देखिए रिलेशन वहां पे उनके अच्छा रिलेशन बिल्ड करने के लिए ये चीज बिल्कुल करते ना। एक बंदा जो है आप उस वो पर नाराज ही रहता हो, जो वो नाराज ही रहता हो, हमेशा ही नाराज रहते हैं। हम अपने हर सेशन का हिस्सा होते हैं, हर सेशन का हिस्सा होते हैं। क्या पीटीआई के नजम साहब, क्या पीटीआई के किसी अच्छा ये इसको एक फैमिली की तरह, एक फैमिली की मिसाल की तरह समझिए, खानदान में शादी होती है और एक जो पुप्पी है वो नाराज ही रहती है, एक लड़के की शादी पे नहीं आती, दूसरे पे नहीं आती, तीसरे पे नहीं आती, फिर बंदा कहता है यार इसकी तो आदत ही नाराज है। नहीं देखे, नहीं बात यह है क्या चेयरमैन सेनेट ने रोका, पाक फौज के रेजोल्यूशन हम लोग सारे साथ खड़े थे, सेनेट के इसके बाद साथ खड़े थे ना, ये चीजें देखिए नहीं आपके बहुत सारे लोग साथ नहीं खड़े थे, शिकवा ये था बिल्कुल साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे। क्या चेयरमैन सेनेट ने बात नहीं करने दी? देखिए चेयरमैन, मैं वही बात कर रहा हूं, जब अपोजिशन हमारे भी, जब हमारे स्पीकर थे लास्ट गवर्नमेंट के अंदर, अगर कहीं पे कोई नाराजगी बनती तो हम लोग अपना बिल्कुल वक्त भेजते थे, सारा कुछ करते थे। ये नहीं कि हम लोग, देखिए आप कहें जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना, अपोजिशन के लिए मनाने की कोशिश की गई, लेकिन देखिए अमेंडमेंट हुई, हम लोग तो अब तो हमें पूछा भी किसी ने ना, आप पूछ तो लेते भाई, सजेशंस मांगते हैं, सजेशंस भी हमें मीडिया के थ्रू भी चीजें पता चलती हैं। क्यों? क्या हम लोग उस पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है? क्या हमें कोई हक नहीं है कि जब आप इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ऊपर डाका मार रहे हो? आप बड़े सीनियर लॉयर हैं, ये मसवदा कानून जो है, ये तरमीम का जो मसवदा है, ये पूरा ड्राफ्ट है जो, क्या ये सेनेट में पेश नहीं किया गया? कमेटी, इससे पहले बिल कमेटी में भी जाना होता है ना। कमेटी में गया कि नहीं गया? पार्लियामेंट कमेटी से आपने अखबार देखे, आपने अखबार देखे, उसमें लिखा है कि कमेटी ने शिकवार इसकी मंजूरी दी। सर उसके अंदर देखिए आपने एक दिन के अंदर कमेटी में बिल पेश किया, और अगर किसी ने आपको कमेटी में बिल पेश किया और किसी ने आपको पास भी करवा लिया, क्या जल्दी थी? और किसी ने आपको कहा कि कमेटियों से मुस्तैफी हो जाए तो फिर आप जाके पूछे इसमें एक और बात है, बिल्कुल ऐसा नहीं हम लोग कमेटियों नेशनल असेंबली में आ रहा है, आपके वहां पे 90 कितने एमएनएस बैठे हैं, जी हाँ, उन्हें कहें इस पे डिबेट करें, देखिए जी हम लोग कहें शिकवा डिबेट करें, वहां भी काफियां फाड़ के कुर्बान प्रोफेसर इस्लामाबाद से हमें कुर्बान साहब क्या नजर आ रहा है, कौमी असम्बली में कोई बेहतर सूरत होगी, वहां पे कोई आईनी कानूनी पार्लिमानी रवायात जितनी है उनको फॉलो किया जाएगा या इसी का रिप्ले नजर आ रहा है आपको? नजम, पीटीआई की या अपोजिशन के जो दोस्त हैं, उनकी जो हिस्ट्री है वो तो ऐसी कि उनको हिस्सा बनना है और तजावीज़ देनी है। मैं सुन रहा हूँ दोस्त बैठे हैं नौजवान तहरीक इंसाफ के, लायर्स फोरम के, आईनी अदालत, अब डिबेट तो ये होना चाहिए कि उसके क़याम से नुकसानात क्या होंगे, क्या कोई नुकसान होगा, अगर नहीं होगा फायदा होगा तो फिर इसकी अपोजिशन क्यों? क्या इस जो बेंच बनेगी उससे सुप्रीम कोर्ट कोई मुतासिर होगी? क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस का स्ट्रेंथ कोई मुतासिर होंगे? अगर ये नहीं हो रहे तो फिर इसकी अपोजिशन, मैं समझता हूं कि कम से कम एज अ सहाफी, आम लेमन, मुझे तो समझ में नहीं आ रही कि एक बेंच बनेगी, उसके जजेस अलग से अपॉइंट होंगे, वो अलग से केस सुनेंगे, वो सिर्फ जो आईनी इश्यूज हैं उसके हवाले से केस सुनेंगे, तो जाहिर है सुप्रीम कोर्ट पे जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट है उस पे जो केसेस का बर्डन है वो कम होगा। वो बर्डन कम होगा तो लोगों को रिलीफ मिलेगा, उनके जो भी केसेस आइन से हटकर हैं, कानून से हटकर हैं, उनको रिलीफ मिलेगा, उनका बर्डन कम होगा और सुप्रीम जो आईनी बेंच है या आईनी जो अदालत है वो अपने तौर पर काम करेगी। और यही इसी तरह के बाकी नुकात हैं। मैं समझता हूं कि बेहतर यही है कि पार्लियामान के फोरम में पीटीआई या जो अपोजिशन की जमातें हैं वो बेहतर से बेहतर जो तजावीज़ दें ताकि अवाम सुने, लोग सुने, क्योंकि आजकल सेनेट भी लाइव स्ट्रीम है, कौमी असेंबली का सेशन है वो भी लाइव स्ट्रीम चलता है, लोग डायरेक्टली लाइव देख रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है।
तो इसलिए बजाय के सियासी जमातें, अपोजिशन की जमातें अपने आप को नुकसान पहुंचाएं, लोगों के पास डिस्क्रेडिट हों, उनको फोरम पे वहां खड़े होकर ये बताना चाहिए कि हमारे पास इससे हुकूमत से बेहतर तजावीज़ हैं, प्रपोजल्स हैं, और हुकूमत जल्दबाजी न करे, हम इस पे पार्टिसिपेशन करते हैं, 4 दिन इस पे डिबेट चलती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फोरम छोड़ के जाना और अब वहां हुल्ला गुल्ला करना, उसका तो मैं समझता हूं कि कौम को, मुल्क को, आम शहरियों को कोई फायदा। यहाँ पर बलोच साहब ने वैसे एक आईनी अदालत बनने से सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद कम हो जाएगी, तनख्वाह कम हो जाएगी, हाई कोर्ट से उनके पास केसेस जाना बंद हो जाएंगे, क्या मतलब नुकसान भी कम नहीं होगा। क्या नुकसान क्या होगा? जब आप एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्ट अपॉइंटमेंट भी कर सकेगा उनकी, जब उनको चीफ जस्टिस देखिए सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के थ्रू होते हैं राना साहब, पीछे देखिए देखिए वो नीचे हाई कोर्ट से ऊपर आ रहे होते हैं, पहले बिल्कुल होता रहा, कभी होता रहा, पहले होता है, लेकिन अभी नहीं, कानून में मौजूद है, लेकिन आपने देखा पिछले कुछ सालों से नहीं हो रहा। अब ऐसा हम चाहते हैं कि वो जो एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर जो लोड था, जो प्रेशर था कि कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज भी वो टेक अप करती रहे, वो टैक्स के इश्यूज भी करती रहे, वो फौजदारी अपीलें भी सुनती रहे, वो आप कहते हैं कि जो दबाव है कि जो अभी जल्दी इंसाफ ना मिले जल्दी, अपॉइंटमेंट एग्जीक्यूटिव ने सारी अथॉरिटी अपने हाथ के अंदर ले ली कि कल कलार को कि कोई भी जब चीफ जस्टिस साहब ने लगाने वो डायरेक्ट अपॉइंट कर सकते हैं 3 इयर्स के लिए। आपने कोई जजेस लगाने, चाहे वो इक्वल उन्होंने दी है कि हर प्रोविंस उनको कर सकते हो, एक होगा उनसे, लेकिन उनके अपॉइंटमेंट पे हमें एतराज अपॉइंटमेंट के ऊपर है कि आप अपनी मनपसंद के जजेस वहां पे लगाएंगे। ये नहीं है कि देखिए सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल पहले लगते हैं, सर देखिए वैसे ही लगेंगे और काउंसिल लगाएगी, 65 साल में रिटायर हो रहा है, कौंसिल लगाएगी, किसी प्रोसीजर में तब्दीली नहीं है। देखिए आप प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान नहीं लगा रहे, मेरे ख्याल है ये भी नहीं पता, सुप्रीम जुडिशियल हाई कोर्ट का नुकसान जी हो जाता है, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल लगाएगी और द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, नहीं तो वो तो हमेशा से फॉर एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, जो प्रेसिडेंट को वो करेंगे और वो अपॉइंट करेंगे उसको। नहीं तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ही लगाएगी ना, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल लगाएगी, एडवाइस किधर से आएगी, प्राइम एग्जीक्यूटिव से आएगी तो एडवाइस। देखिए ये नहीं है कि वो नीचे हाई कोर्ट के जज आ रहा था, जिस तरह के हायरार्की में नीचे से आ रहे थे, हाई कोर्ट से ऊपर आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आते थे, ये तो किसी बंदे को भी पकड़ेंगे आप, कोई बंदा नहीं, उसकी एहलियत है, एहलियत है उसके अंदर। इतना ही अच्छा अब हम कहें हाई कोर्ट का जज ऊपर आ रहा होता है, हाई कोर्ट का सेशन जज से क्यों नहीं लाते? सर देखिए एक हाई कोर्ट का जज बन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट आ रहा होता है, देखिए उसने काम किया होता है। ये अच्छा आप मुझे जो राणा साहब की बात से समझ आइए, आप ये चाहते हैं कि हाई कोर्ट में भी जो है सेशन कोर्ट से सारे जज जाने चाहिए, वैसे जज नहीं लगने चाहिए। देखिए अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट की जज जो है, चीफ जस्टिस जो है, वो डायरेक्ट आती है, हमें उस चीज पे एतराज ही नहीं है कि आप नीचे जुडिशियल। एतराज सिर्फ ये है कि यार शहबाज शरीफ ने क्यों कर दिया। नहीं बिल्कुल शहबाज शरीफ कोई ऐसा नहीं है। एतराज सिर्फ ये है कि इनके पास मवाद नहीं है, जवाब नहीं है, ये जवाब लेके आर्गू करें। आप मुझे ये बता दें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जब एक अभी वक्त है कि आप नेशनल असेंबली में इस पे डिबेट करें, शिकवा डिबेट करें, इसमें डिफेंस के मैटर इंतहाई अहम है। आज हमारा डिफेंस अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में टॉप पे चला गया। देखिए आज हमारी इज्जत जो है की बात कर रहे हैं, नहीं इसी में है ना, डिफेंस देखिए ना, इसी में डिफेंस वाले चैप्टर हमारा पाक फौज को देखिए, सलाम है सबका, जिस तरह पाक फौज ने बहादुरी के साथ मुकाबला किया इंडिया का, ये इसकी मिसाल नहीं मिलती, और उन्होंने हमारा सर फख्र से बुलंद किया। ये इस चीज को पाक फौज मुसलसल कह चुकी है कि चीफ एग्जीक्यूटिव की सरपरस्ती हमें हासिल थी। सर हम लोग तो उस चीज से बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर की सरपरस्ती हासिल थी। कहेंगे कि पाक फौज को हाल में पॉलिटिक्स के अंदर भी लेके आएंगे तो मेरा ख्याल ये नाइंसाफी है। देखिए पॉलिटिक्स नहीं है, ना जुडिशरी में पॉलिटिक्स है, ना पाक फौज में पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स आप ये कर रहे हैं कि अवाम को बिला वजह डी ट्रैक कर रहे हैं। अवाम का फायदा किस में है? अवाम का फायदा है कि रियासत पाकिस्तान मजबूत हो जाए, रियासत पाकिस्तान दुनिया की नंबर 1 हो, पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर होगी, आपको एक पाकिस्तान में अलग बनाने से
क्या फायदा है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हाँ, क्या ये सही काम आखिर में नहीं सर कर रही बिल्कुल थी? कंक्लूड कीजिए। क्या सही काम नहीं कर रही थी? अवैस साहब ने सुना नहीं, शुरू में मैंने आपको जितना टाइम दिया था अवैस भाई पता नहीं फोन पे लगे हुए थे, सुना नहीं इन्होंने। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाने का फायदा बता दीजिए इनको, मैं फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाने का सबसे बड़ा फायदा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल केस आता जी। है वो बड़ा लेंथी होता है, सही। दिनों पे, हफ्तों पे, महीनों पे चला जाता है, सही। और बड़े बड़े मायानाज वकला और दानिश्वर वहां पे गुफ्तगू करते हैं। कोर्ट शुरू होती है 4 घंटे के लिए, सुबह 9:30 बजे शुरू हुई, इसमें 12 बजे 1 बजे खत्म होना होता है। तो उसमें जब ये कोर्ट बिल्कुल अलग होगी, हाईकोर्ट में डिवाइड कर देना। सुबह में भी आ रही हैं आईनी कोर्ट्स आ जाएगी, जाएंगी, डिवाइड कर देंगे। सुबह में भी आईनी कोर्ट्स आ रही हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स आ रही जो हैं। चीजें अवाम के मुफाद में होंगी, मैटर्स, क्रिमिनल मैटर्स, सिविल मैटर्स, कॉर्पोरेट मैटर्स को सुनने के लिए अलग अलग बेंचेस मौजूद नहीं है? मौजूद है ना? इसका अगर आंसर यस में है, क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक पैरेलल आपने इदारा खड़ा कर दिया, क्या वहां के उसके अंदर उसी तरह हम लोग सेगमेंट वाइज डिवीजन नहीं कर सकते थे? आप तो आईनी बेंच के भी खिलाफ थे। आईनी बेंच के खिलाफ हूं मैं, अभी भी खिलाफ हूं। सुप्रीम कोर्ट को अभी आप कह रहे हैं कि अभी आप कह रहे हैं कि वो होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट नीचे भी बना दे। सुप्रीम कोर्ट को बनानी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट को पावर्स दी, हमने तहरीक चलाई और नतीजा क्या निकला? क्या सुप्रीम कोर्ट ने अपने मामला दुरुस्त किए? क्या आवाम और स्टेक होल्डर्स उस पर खुश हैं? नहीं है। अब एक बेहतर पोजीशन आई है कि एक ऐसा कोर्ट, फेडरल कोर्ट बन गई है जो उन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर को देखेगी। अब टेंशन ही कोई नहीं, बाकियों का मसला इस पर डिबेट जारी रखेंगे। 10, 20, 40 केस फैसला होगा। ज़फ़र इकबाल साहब बहुत बहुत शुक्रिया, अवैस अहमद भट्ट साहब आपका शुक्रिया, कुरबान बलोच साहब आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन ये बहस तो जारी रहेगी, बहुत ही अहम इशू है, बहुत ही अहम मामला है। आज भारत में जो धमाके हुए और इसके बाद ये समझा जा रहा था कि पाकिस्तान के ऊपर एक मरतबा फिर इल्ज़ाम लगाने जा रहे हैं और बहुत सारों ने एक ही राग अलापना शुरू भी कर दिया भारत की मीडिया की तरफ से, लेकिन उसके बाद साबित हुआ कि ये तो सारे का सारा जो CNG का और उसका धमाका था। लेकिन इसके साथ ही जो बिहार के इस वक्त इंतखाबात हो रहे हैं और जब हम पहलगाम फॉल्स फ्लैग की तरफ जाते हैं जहां से ये सारा मामला शुरू हुआ था कि मोदी सरकार ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग इसलिए किया था कि बिहार के इंतखाबात को जीतने के लिए इंतहा पसंदी और पाकिस्तान की दुश्मनी को उसको शामिल किया जा सके। बहुत ही अफसोस की बात है कि इस वक्त मोदी की तरफ से वहां पर जो इतरात मौसूल हो रही हैं, भारत में अपनी आमरीत को बरकरार रखने के लिए नरेंद्र मोदी ने और BJP ने एक शर्मनाक किस्म की इंतखाबी धांधली की और बेज़ाब्तगियों की एक मुहिम शुरू कर दी है बिहार में। और इस वक्त आपके सामने जो मनाजिर नज़र आ रहे हैं ये सारे के सारे बिहार के हवाले से हैं और वहाँ पर जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस के मुताबिक बिहार के मुकामी वोटर्स को जो पैसों का लालच दिया जा रहा है वो 15 लाख रुपए में वोट वहां पर खरीदे जा रहे हैं। और भारतीय जरीदा नेशनल हेरल्ड जो है वो इसके बारे में बताता है कि बिहार के इंतखाबात के पहले मरहले में जहां पर तशद्दुद के वाक़यात हुए उसके साथ ही नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के नायब वज़ीर आला पर भी वहां पर हमला किया गया। इसके साथ ही एग्जिट पोल्स जो जितने वहाँ पर अवामी राय आमा के सर्वे हुए और ज़मीनी हक़ाइक़ जो थे वो जो उसका जो तेज़ाद है वो संगीन होता चला जा रहा है, उस पर डिबेट जो है बढ़ती चली जा रही है। वहाँ पर उम्मीदवारों को NDTV की मैं रिपोर्ट का हवाला दे रहा हूँ, वहाँ पर उम्मीदवारों को इस वक्त तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। इस वक्त वहाँ पर जो इस वक्त सूरत हाल है उसने बहुत ज़्यादा शकूक व शुबात पैदा कर दी हैं और कांग्रेस और दूसरी अपोजिशन पार्टीज जो हैं वो इंडिया में लगता है कि एक तहरीक की तरफ जा रही हैं। ये इसी किस्म का रवैया है जो कि भारत ने इससे पहले अपना रखा है और मोदी सरकार जो कि इक़्तिदार पर काबिज रहने के लिए न सिर्फ भारत के अंदर बल्कि भारत के बाहर भी आप ये समझिए कि दहशत गर्दी के लिए जो इक़दाम करते हैं उसका भी जो है रिपोर्ट सामने आती चली जा रही हैं। और ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट मैं आपके सामने एक और रख रहा हूँ जिसमें ये बताया गया है कि जहाँ पर हरनजर सिंह को हलाक किया गया कनाडा में भारत की थे, वहाँ पर इसके साथ ही गुरपतवंत सिंह पुन्नू जो कि आप अक्सर हमारे प्रोग्राम में भी अभी 2-3 रोज़ पहले भी शामिल थे, उनकी ज़िंदगी के ख़तरात भी बढ़ते चले जा रहे हैं और इस वक्त ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक वो मसल्ला मुहाफ़ज़ों के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब सूरत हाल ये हुई है कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं
सिखों की, सिख कम्युनिटी की, उन्होंने बाकायदा तौर पर भारत के खिलाफ आलमी तहकीकात का मुतालबा करना शुरू कर दिया है और ये कह रहे हैं कि मोदी हुकूमत बैरून मुल्क सिखों के कत्ल के ज़रिए खौफो हरास जो है फैलाती चली जा रही है। और इससे पहले मैं 2023 की बात कर रहा हूँ, कनाडा के वज़ीर आज़म ट्रूडो की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने बाकायदा तौर पर यह ऐलान किया था कि उनके पास ऐसे काबिल एतबार शवाहिद मौजूद हैं जो हरनजर सिंह के कत्ल को भारतीय एजेंडों के साथ जोड़ते हैं। इसके बाद भारत और कनाडा के दरमियान जो एक शदीद किस्म का सफारती बहरान पैदा हुआ था वो अपनी जगह पर था और अब ये रिपोर्ट्स आ गई हैं और बाकायदा तौर पर ये कॉल्स लीक हो गई हैं जिसमें कहा गया है कि हरनजर सिंह को भारत के एजेंटों ने कत्ल करवाया था और इस कत्ल के बाद जो कॉल्स सामने आई, जो इंटरसेप्ट की गई, उनमें बाकायदा तौर पर इसको खुशी मनाते हुए देखा गया। ये संगीन मामलात है, इनका इंटरनेशनल कम्युनिटी को नोटिस लेना चाहिए और भारत मसलसल दहशतगर्दी हमसायों के साथ बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर जो करता चला जा रहा है उसका भी नोटिस लिया जाना चाहिए। पाकिस्तान की जहाँ तक बात है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हवाले से आज जो हमला किया गया उसमें भी भारत के मुलव्वस होने की बात की जा रही है। इस दहशतगर्दी को पाकिस्तान की तरफ से मजम्मत भी की जाती है और आलमी बरादरी से मुतालबा भी किया जा रहा है कि वो इसका नोटिस ले। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त।